गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं पीडियाट्रिक का न्यू टॉपिक एंड टॉपिक इज मेनिंजाइटिस। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं और बात करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेनिंजाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन हो जाना ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, यानी या तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वायरल इन्फेक्शन। जो चिल्ड्रन के अंदर मेनली रूप से टू टाइप्स के जो इन्फेक्शन है वो मेनिंजाइटिस कोज कर सकते हैं, एक तो बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अगर मेनिंजेस जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन्फेक्शन फर्स्टली स्प्रेड इन पाया मैटर, देन आर्किनोइड मैटर एंड आफ्टर देन ड्यूरामेटर। जैसा कि आप जानते हैं मेनिंजेस की तीन लेयर होती है, आउटर कवरिंग लेयर होती है ड्यूरामेटर एंड मिडल लेयर होती है आर्किनोइड मैटर एंड इनर लेयर कौन सी होती है, पाया मैटर। सबसे पहले इनर लेयर से इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगता है पाया मैटर में, उसके बाद आर्किनोइड मैटर में एंड देन उसके बाद ड्यूरामेटर में। उसके बाद कंप्लीट जो मेनिंजेस लेयर के अंदर क्या हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाती है और इसी सिचुएशन को क्या बोल देंगे अपन, मेनिंजाइटिस बोल देते हैं। ओके, अब आपको डायग्राम दिखाते हैं कि एक्चुअली में किस टाइप से होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस टाइप से इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाती है और रेडनेस वगैरह देखने को मिलती है, स्वेलिंग वगैरह क्रिएट हो जाएंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और बात करेंगे टाइप्स और कोजेज की, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं मेनिंजाइटिस के और कौन कौन से टाइप के मेनिंजाइटिस किस किस फैक्टर की वजह से होते हैं। तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं। मेनली रूप से टू टाइप की मेनिंजाइटिस होते हैं। फर्स्ट वन होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंड देन सेकंड वन वायरल मेनिंजाइटिस। अब हम बात करने वाले हैं कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को लीड करते हैं। ओके, तो इट अकर्स ड्यू टू फर्स्ट वन ग्रुप बी स्टेप्टोकोकल बैक्टीरिया। जो ग्रुप बी के स्टेप्टोकोकल बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को क्या करते हैं, लीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं इकोलाई। जो इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई इन्फेक्शन होता है वो भी क्या कर सकता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को लीड कर सकता है। नेक्स्ट कोज की बात कर लेते हैं नाइजेरियाई मेनिंजाइटिस। जो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया होता है वो भी क्या कर सकता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को लीड कर सकता है। एंड नेक्स्ट और लास्ट वन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं स्टेप्टोकोकल न्यूमोनिया। अगर किसी के अंदर स्टेप्टोकोकल न्यूमोनिया इन्फेक्शन हो चुका है बॉडी के अंदर किसी चाइल्ड के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, मेनिंजाइटिस कोज कर सकता है। वो भी कौन सी, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्योंकि ये सभी क्या है, बैक्टीरियाज है। और जो बैक्टीरियाज की वजह से मेनिंजाइटिस होता है उसे क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। और जो वायरस की वजह से होता है उसे वायरल मेनिंजाइटिस। अब वायरल मेनिंजाइटिस के फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वायरल मेनिंजाइटिस को लीड करते हैं। फर्स्ट वन है और मोस्ट कॉमन जो वायरस है एंटेरो वायरस। जो एंटेरो वायरस इन्फेक्शन अगर बॉडी में हो चुका है किसी चाइल्ड के तो चांसेस हैं कि वो वायरल मेनिंजाइटिस को लीड करेगा। नेक्स्ट कोज की बात करें मम्स। अगर मम्स इन्फेक्शन भी हो चुका है किसी के अंदर तो वो भी वायरल मेनिंजाइटिस को लीड कर सकता है। एंड लास्ट वन मीजल्स। अगर किसी के अंदर मीजल्स इन्फेक्शन हो चुका है तो वो भी किसको लीड कर सकता है, वायरल मेनिंजाइटिस को। तो इस तरीके से दो टाइप के मेनिंजाइटिस होते हैं, बैक्टीरियल एंड वायरल। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, कि किस तरीके से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस मेनिंजेस लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। ओके, फर्स्ट वन क्या करेगा, कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो चुका है या तो बैक्टीरियल या वायरल, उसके बाद वो क्या करेगा, सीएनएस के अंदर स्प्रेड हो जाता है। जैसे ही सीएनएस के अंदर स्प्रेड हो जाएगा सर्कुलेशन से, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आफ्टर देन बैक्टीरिया और वायरस डू मल्टीप्लिकेशन इन सबआर्किनोइड स्पेस। उसके बाद सीएनएस के अंदर पहुंचने के बाद जो बैक्टीरिया और वायरस है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 अपनी संख्या नंबर्स बढ़ाने लगते हैं सबआर्किनोइड स्पेस के अंदर। ओके, जहाँ पे सी का सर्कुलेशन होता है। क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया और उसके बाद क्या होगा, उनकी नंबर्स बढ़ चुके हैं। उसके बाद जो बैक्टीरिया, मोस्टली रूप से जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, साइटोकाइनेज रिलीज करते हैं। और बैक्टीरिया साइटोकाइनेज रिलीज कर दिए और उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेज का फंक्शन क्या होता है, ये किसको लीड करता है, आफ्टर देन साइटोकाइनेज इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ ट्रिपल बी। जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देगा कौन, साइटोकाइनेज। और ये आया कहाँ से, बैक्टीरिया ने रिलीज किया है। अंदर जाके बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, सबआर्किनोइड तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका है तो क्या होगा, साइटोकाइनेज रिलीज होता है। उसके बाद वो जो ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर की परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। अब जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो क्या होगा, माइग्रेशन होने लगता है ग्रेनुलोसाइट और जो मोनोसाइट WBCs होते हैं
उनका ट्रांसएंडोथेलियल जो लेयर होती है उसके अंदर माइग्रेशन होने लग जाता है, उसके अंदर ये क्या कर देती हैं, इन्वेजिव कर जाती है, प्रवेश कर जाती हैं ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट। ओके, इसके बाद ये इनका माइग्रेशन हो चुका है एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो लीक होने लगती है। जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ती है ग्रेनुलोसाइट ट्रांसएंडोथेलियल जो लेयर होती है उसके अंदर माइग्रेट कर जाती है और ये क्या करवाएंगी, प्लाज्मा प्रोटीन को सबआर्किनोइड स्पेस में लीकेज करवा देती है। नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन नहीं जाता है सबआर्किनोइड स्पेस में। अब क्या हो गया कि परमेबिलिटी बढ़ चुकी है, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट का माइग्रेशन हो चुका है और ये किसको लीड कर देगा, प्लाज्मा प्रोटीन सबआर्किनोइड स्पेस में चली जाएंगी। ओके, और जहाँ पे भी प्रोटीन जाती है वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है जैसा आप जानते हैं। एंड उसके बाद क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मा प्रोटीन जा चुकी है सबआर्किनोइड स्पेस में, उसके बाद ये क्या करेंगे, इडीमा क्लोज सेरेब्रल इडीमा करवा देंगी, इंक्रीज आईसीपी और इम्पेयर्ड सीएसएफ सर्कुलेशन। अब जैसे ही प्रोटीन जाएंगी वहाँ का क्या बढ़ेगा, ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ना इन द सेंस वहाँ पे वाटर का अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है और पूरा वाटर क्या हो जाता है, सबआर्किनोइड स्पेस के अंदर कलेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे सेरेब्रल इडीमा और आईसीपी को इंक्रीज कर देता है। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ओके, क्लियर। चलो फिर अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं और अब हम बात करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि किसी चाइल्ड को मेनिंजाइटिस हो चुका है तो कौन कौन से सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं, इन्फेंट के अंदर जो बर्थ टू जो 1 ईयर से कम एज के जो बेबी हैं उनके अंदर अगर मेनिंजाइटिस हुआ है तो कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन सिम्टम देखने को मिलेगा फीवर, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, WBC की नंबर बढ़ जाती है और नंबर बढ़ने से क्या होगा, फीवर क्रिएट होने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है इन्फेक्शन की वजह से। ओके, एंड नेक्स्ट सिम्टम पेचियल रेसेज, मतलब रेड रेड स्पॉट देखने को मिलेंगे बेबी के माउथ पे या पूरी बॉडी पे, कंप्लीट बॉडी पे भी शो हो सकते हैं। तो ये किसको इंडिकेट करता है, मेनिंजाइटिस को, या क्योंकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है बॉडी के अंदर। अगर इस टाइप के रेड पैचेस दिखने को मिल रहे हैं तो ये किसको इंडिकेट करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या लीड करता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ओके, नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं, हाई पिच क्राई, बेबी क्या है, तेज तेज रोने लगता है क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से हेडेक होने लगता है और आईसीपी बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होता है स्कल बोन के अंदर और बेबी क्या करेगा, क्राई करने लगता है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें, रिफ्यूज टू फीड, बेबी खाने के लिए जो फीडिंग के लिए मना कर देगा, उसको फीडिंग करवाएंगे तो फीड नहीं करेगा क्योंकि डिजीज कंडीशन के कारण इरिटेबिलिटी होती रहती है, पेन की वजह से वो क्या करेगा, फीड को रिफ्यूज करेगा। और वीक सक और सकिंग भी क्या करेगा, वीक होगी, क्योंकि जैसे ही मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लामेशन हो चुका है तो ये ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, नर्व एक्टिविटी को अफेक्ट करता है और मसल्स का क्या हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। और मसल्स वीकनेस की वजह से क्या होगा, सकिंग रिफ्लेक्स भी अच्छी तरीके से वो नहीं कर पाएगा, सकिंग नहीं कर पाएगा फीडिंग के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं, नोजिया वोमिटिंग, आईसीपी बढ़ने की वजह से, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या बेबी के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, नोजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, लेथार्जी, कन्फ्यूजन ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। अब नर्व एक्टिविटी डिस्टर्ब होने की वजह से, आईसीपी बढ़ने की वजह से क्या होगा, लेथार्जी और कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा बेबी के अंदर। ओके, और नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं और कौन से सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, एब्सेंट नेक स्टेपनेस। अब बेबी के अंदर जो इन्फेंट होते हैं उनके अंदर नेक स्टेपनेस नहीं पाई जाती, यानी कि नेक की मसल्स का रिजिडिटी नहीं पाई जाती, क्योंकि क्या होता है कि, और चाइल्ड के अंदर देखने को मिलती है, यही मेनली रूप से कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो चाइल्ड और इन्फेंट के अंदर अलग अलग देखने को मिलते हैं, अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस के अंदर। एक तो ये होगा कि जो इन्फेंट होगा वहाँ पे उसके अंदर नेक स्टेपनेस एब्सेंट होगी और जो चाइल्ड होगा वहाँ पे नेक स्टेपनेस प्रेजेंट होगी। अब इन्फेंट के अंदर क्यों होती है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जो नेक मूवमेंट वगैरह है वो लगभग 1 ईयर के बाद ही होने लगते हैं। बेबी अपने कंप्लीट जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अपने हेड को कब एलिवेट कर पाता है, आफ्टर 1 ईयर के बाद। अब जो 1 ईयर से कम का बेबी है, क्योंकि वहाँ पे नर्व सप्लाई भी कम होता है, न्यूरोलॉजिकल उसका मैचुरेशन कम होता है, इसलिए मसल्स कोऑर्डिनेशन भी कम ही होता है, जो नर्व की कंट्रोल में नहीं होता है। तो इसलिए अब नर्व एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है तो नेक मसल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए स्टिफनेस वगैरह देखने को नहीं मिलती है इन्फेंट के अंदर। जबकि चाइल्ड या अडल्ट के अंदर ये स्टिफनेस देखने को मिलती है, क्योंकि पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, नर्व के अंदर। अब जैसे ही नर्व इम्पेयरमेंट होगा तो क्या होगा, मसल्स स्टिफनेस होने लगती है। ओके, नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, स्लीपलेसनेस। जैसे ही आईसीपी इंक्रीज हो जाता है, हेडेक देखने को मिलता है तो क्या होगा, स्लीपलेसनेस होगा, बेबी सो नहीं पाएगा। एंड नेक्स्ट और लास्ट वन सिम्टम की बात कर लेते हैं, सीजर्स देखने को मिलते हैं। अगर किसी इन्फेंट के अंदर सीजर देखने को मिलते हैं तो वो किसको इंडिकेट करेगा,
कि इसको मेनिंजाइटिस सीवियर हो चुकी है, ये क्या हो चुकी है, कंप्लीट ब्रेन के अंदर स्प्रेड हो चुकी है। ओके, अब बात कर लेते हैं चाइल्ड के अंदर, जो 1 ईयर से 18 ईयर के जो बेबी होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनके अंदर कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो बेबी के अंदर होते हैं वो तो देखने को मिलेंगे ही, जैसे कि हेडेक हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, इरिटेबिलिटी हो गई, स्लीपनेसनेस हो गया, इस टाइप के सिम्टम्स तो देखने को मिलते हैं। साथ में कुछ अलग सिम्टम्स और देखने को मिलते हैं जो कि इन्फेंट और चाइल्ड के अंदर मेनिंजाइटिस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, फर्स्ट वन होगा हेडेक देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट वन नेक स्टिफनेस, क्योंकि ये इन्फेंट के अंदर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे नर्व एक्टिविटी पूरी कंट्रोल नहीं कर पाती मसल्स को, तो इसलिए नर्व की इम्पेयरमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मसल्स की एक्टिविटी पे, इसलिए नेक स्टिफनेस एब्सेंट होता है, और बेबी के अंदर नेक स्टिफनेस प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं कि चाइल्ड के अंदर और कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट सिम्टम है कर्निक साइन। अब कर्निक साइन क्या होता है, जब जैसे कि बेबी को सुपाइन पोजीशन में है तो उसके बाद हम उसके हेड को एलिवेट करते हैं, फ्रंट पार्ट को, तो पेन होता है थाई और स्पाइन के अंदर। ठीक है, जैसे ही पहले जैसे कि चाइल्ड को प्लेस कर दे सुपाइन पोजीशन, उसके बाद हम उसके जो फ्रंट पार्ट होता है लेग को, उसको एलिवेट करेंगे, और उसके बाद एलिवेट करते हैं तो थोड़ा सा फिर एक्सटेंशन करते हैं लेग का, तो क्या होगा, थाई और स्पाइन के अंदर पेन क्रिएट होता है ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रुडजिन्स की साइन। अब ब्रुडजिन्स की साइन क्या होता है उसकी बात करेंगे अपन। जब पेशेंट लाइंग फ्लैट पोजीशन में होता है, उसके बाद हम जैसे उसकी नेक को एलिवेट करते हैं, आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसके नी और हिप का फ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नेक के अंदर क्या है, रिजिडिटी प्रेजेंट है, और रिजिडिटी के कारण ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे ही नेक को एलिवेट करेंगे आगे की ओर, तो ऑटोमेटिक नी और जो हिप हैं उनका फ्लेक्शन हो जाता है। अब आपको लाइव सिचुएशन दिखा देते हैं कि एक्चुअल में कर्निंग साइन किस टाइप से देखने को मिलता है और ब्रुडजिन्स की साइन किस टाइप से, ताकि आप और भी अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कर्निंग साइन की। तो जैसे सुपाइन पोजीशन में है, उसके बाद हम उसके जो फ्रंट लेग है उस पार्ट को एलिवेट करेंगे एब्डोमिनल लेवल तक 90 डिग्री पे, इस टाइप से, एंड ये फ्लेक्स कर दिया नी को। उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन, वापस से अब उसको एक्सटेंशन करेंगे लेग का, तो क्या होगा, पेन क्रिएट होने लगता है थाई और स्पाइन के अंदर, क्योंकि स्ट्रेचिंग होती है मसल्स की। जैसे अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, पैसिवली एक्सटेंड करते हैं धीरे धीरे, एंड जैसे ही स्ट्रेचिंग होगी तो मसल्स स्ट्रेच होती है और थाई और हिप जॉइंट के अंदर पेन क्रिएट होता है। अगर पेन क्रिएट हो रहा है या मेनिंजियल इरिटेशन देखने को मिल रहा है तो ये किसको इंडिकेट करता है, पॉजिटिव कर्निंग साइन को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट सिम्टम देख लेते हैं अपन ब्रुडजिन्स की साइन, और ये किस टाइप से अपन मेजर करते हैं। फर्स्ट जैसे ही सुपाइन पोजीशन में उसकी नेक को आगे की ओर एलिवेट करते हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिक फ्लेक्शन होने लगता है नी और हिप का। ओके, क्योंकि नेक के अंदर क्या है, स्टिफनेस प्रेजेंट है, इस वजह से ऑटोमेटिक फ्लेक्शन होने लगता है हिप और घुटनों का, नीज का। क्लियर। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं और नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। अब अपन ने देख लिया कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस भी ज़रूरी है ताकि हम पता लगा सकें एक्चुअली में कौन से टाइप का मेनिंजाइटिस हुआ है, बैक्टीरियल हुआ है या वायरल हुआ है। ओके, तो फर्स्ट डायग्नोसिस होगा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई डिटेक्ट करेंगे कि कितना मेनिंजाइटिस कितना फैल चुका है, कि ब्रेन की कवरिंग लेयर को अफेक्ट कर रहे हैं, पूरी कवरिंग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की पूरी मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन हो चुका है या फिर थोड़े कुछ पार्ट का हुआ है। ये डिटेक्ट करने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक की बात कर लेते हैं, लंबार पंक्चर कर लेते हैं कि कौन से टाइप का मेनिंजाइटिस हुआ है, या तो बैक्टीरियल हुआ है या फिर वायरल। उसके लिए हम क्या करते हैं, लंबार पंक्चर करते हैं और सीएसएफ का सैंपल लेते हैं। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं सीएसएफ के अंदर, तो सीएसएफ क्लाउडी कलर का या टर्बिड कलर का सीएसएफ देखने को मिलेगा, और उसके अंदर डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन की अमाउंट बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे साइटोकाइनेज रिलीज हुआ था और क्या कर रहा था, परमेबिलिटी बढ़ाने की वजह से उसके बाद प्रोटीन का क्या हो रहा था, उसके अंदर सारी प्रोटीन एंटर कर रही थी ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके, और कहाँ पे जा रही थी, सब आर्किनोइड स्पेस, इसलिए प्रोटीन का लेवल भी बढ़ जाएगा और ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी हैं वो भी क्या हो रही, इन्वेड हो रही थी। तो इस कारण हमें सीएसएफ के अंदर डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन एलिवेशन मिलेगा, सीएसएफ का कलर क्लाउडी कलर का,
और ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा, क्योंकि बैक्टीरियल जब भी इन्फेक्शन होता है तो ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है सीएसएफ के अंदर। नॉर्मल कितना होता है 40 mg/dl नॉर्मल ग्लूकोज होता है सीएसएफ के अंदर। अब वो ज़्यादा 60 से ऊपर हो रहा है तो इंडिकेट करेगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को। ओके, अब बात कर लेते हैं अगर वायरल मेनिंजाइटिस हुआ तो कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं सीएसएफ के अंदर। तो सीएसएफ का कलर तो क्लियर होगा, कोई कलर चेंजेस नहीं होगा, और जो डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन है वो भी थोड़ी बहुत इंक्रीज होंगी, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से साइटोकाइनेज रिलीज होता है, वो परमिबिलिटी बढ़ाता है BBB की, जबकि वायरल की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वहाँ पे डब्ल्यूबीसी प्रोटीन कुछ लेस मात्रा में पहुँच पाती हैं और सीएसएफ का कलर भी अफेक्ट नहीं होता है। अगर इस टाइप की फाइंडिंग आ रही है सीएसएफ की तो दैट इंडिकेट द वायरल मेनिंजाइटिस। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्नोस्टिक की बात कर लेते हैं। ब्लड कल्चर और स्पुटम कल्चर करेंगे डिटेक्ट करने के लिए इन्फेक्शन को। ओके, और अब बात कर लेते हैं मेन बात मैनेजमेंट की, कि अपन ने डायग्नोस भी कर लिया कि कौन से टाइप का मेनिंजाइटिस हुआ है और कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं किसी चाइल्ड के अंदर या इन्फेंट के अंदर। तो अब मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑन है मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है, और एग्जांपल की बात कर लेते हैं कौन कौन से, सिफोटेक्साइन और सेफ्ट्राट्रिक्सोन, ये दो टाइप की एंटीबायोटिक होती हैं। सिफोटेक्साइन और सेफ्ट्रियाजोन नाम की जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक होती हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए, ये प्रोवाइड करते हैं हम किसी को अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है तो। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे अगर वायरल मेनिंजाइटिस हुआ है तो, और एग्जांपल है इसका एसाइक्लोवियर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। एसिटामिनोफेन देंगे ताकि फीवर वगैरह हुआ है तो वो ट्रीट हो जाए और थोड़ी बहुत इन्फ्लामेशन को भी रिलीव करने में हेल्प करता है। कौन? एसिटामिनोफेन, PCM इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओस्मोटिक डाययूरेटिक, क्योंकि प्रोटीन उसमें जा चुकी है सबार्किनोइड स्पेस में तो ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से ICP बढ़ रहा है, तो हम ओस्मोटिक डाययूरेटिक देंगे ताकि सबक्यूटेन जो सबार्किनोइड स्पेस से वहाँ से फ्लूइड बाहर की ओर आ जाए वेसल्स के अंदर और उसको रिमूव आउट किया जा सके यूरिन के थ्रू, इसलिए ओस्मोटिक डाययूरेटिक देते हैं ताकि ICP को ट्रीट किया जा सके, और एग्जाम्पल रहेगा इसका मैनिटोल। क्लियर? नेक्स्ट पे मूव करते हैं और नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। एंटी कन्वर्जेंट और एंटी सीजर मेडिकेशन देंगे अगर किसी चाइल्ड के अंदर सीजर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, यानी कि मसल ट्विचिंग और नर्व की एक्टिविटी बढ़ चुकी है, सीजर के साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो या तो एंटी कन्वर्जेंट या फिर एंटी सीजर मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड को। एग्जाम्पल होगा फिनोटोइन और कार्बामेजेपिन। ओके, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं और नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर वोमिटिंग देखने को मिल रही किसी चाइल्ड में तो एंटी एमेटिक देंगे, लाइक एज ओंडेनसेट्रोन या फिर ग्रेनिसेट्रोन नाम की जो एंटी एमेटिक ड्रग्स आती हैं वो प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड को। मसल रिएक्जेंट देते हैं अगर स्टिफनेस प्रेजेंट है किसी चाइल्ड के अंदर, नेक स्टिफनेस हो चुका है तो मसल्स रिएक्जेंट देते हैं ताकि आसानी से मसल्स मूवमेंट कर पाएँ, ताकि मूवमेंट में डिस्टर्बेंस न हो, अच्छी तरीके से बेबी मूवमेंट कर पाए, और इसका एग्जांपल होगा मसल्स रिएक्जेंट का बैक्लोफेन। ओके, अब मेन नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं और करेंगे कोर्टिसोल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, मेनिंजाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन हो रहा है मेनिंजेस का, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड करते हैं ताकि इन्फ्लामेशन को ट्रीट किया जा सके और ICP वगैरह को डिक्रीज किया जा सके, तो इसका एग्जांपल हो गया डेक्सामेथासोन एंड बेथासोन। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट पे मूव करवाते हैं और अब बात कर लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि एज ए नर्स अपने को क्या क्या रोल परफॉर्म करने हैं अगर किसी बेबी को मेनिंजाइटिस हुआ है तो। फर्स्ट वन है मेनिंजाइटिस हुआ है तो रेस्पिरेटरी आइसोलेशन मेंटेन करते हैं, क्योंकि चांसेस होते हैं कि जो बैक्टीरिया और वायरस जो इन्फेक्शन है वो दूसरे के अंदर भी फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए सबसे पहले रेस्पिरेटरी आइसोलेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं, क्योंकि फीवर की वजह से BMR बढ़ जाता है और BMR की वजह से क्या होता है, वो इनसेंसिबल वाटर लॉस, अपने आप वाटर लॉस होने लगता है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है बेबी के अंदर, तो हमें क्या करते हैं हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखना है, IV फ्लूइड वगैरह स्टार्ट कर देने। कूल और नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो मेनिंजियल इरिटेशन है उसको कम किया जा सके। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मॉनिटर सीजर के लिए इवॉल्वेट करते हैं हैंड, लेग्स और फेस मसल्स को कि वहाँ पे ट्विचिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, अगर ट्विचिंग देखने को मिलती है तो क्या इंडिकेट करता है, सीजर्स को करता है, और उसके बाद हमें क्या करना है, सीजर्स जो प्रिकॉशन अप्लाई करने हैं, साइड रेल्स एलिवेट कर देनी है उसको मूवमेंट के टाइम पे,
हेल्प करनी है पेशेंट की, और वहाँ से जो हैजार्डियस सब्सटेंस हैं उनको, इक्विपमेंट्स हैं उनको बेबी से दूर रख देते हैं ताकि वो अपने आप को इंजरी पहुँचा ना पाए। क्लियर। नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात कर लेते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल जो मेजर्स हैं उनका यूज कर देते हैं, लाइक एज हैंड वॉशिंग वगैरह। जब किसी भी चाइल्ड की केयर कर रहे हैं उस टाइम पे इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने हैं, ग्लव्स वगैरह पहनने हैं। ओके, नेक्स्ट इंटरवेंशन पे चलते हैं और बात कर लेते हैं डिमिंग द लाइट और लिमिटिंग द नॉइज टू रिलीव द हेडेक। अब हेडेक हो रहा है तो क्या करेंगे, लाइट को डिम कर देंगे, क्योंकि फोटो सेंसिटिव रिएक्शन, फोटो सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, बेबी सेंसिटिव हो जाता है लाइट के टुवर्ड द लाइट। तो क्या करते हैं, लाइट को डिम रखते हैं और नॉइज़ वगैरह को भी कम करते हैं ताकि हेडेक से रिलीव मिल सके एक चाइल्ड को। क्लियर। अब नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात कर लेते हैं। तो अब डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो और जो न्यूट्रिशन लेवल कम ना हो, माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो जाए बेबी, तो उसके लिए फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चेक करते रहते हैं और आईवीवी थेरेपी प्रोवाइड करते हैं ताकि बेबी को एनर्जी मिल सके और जल्दी से जल्दी वो ट्रीट हो सके। नेक्स्ट और लास्ट इंटरवेंशन की बात कर लेते हैं, चेंज द पेशेंट पोजीशन टाइम टू टाइम टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रेशर अल्सर। अब मेनिंजाइटिस हो चुका है तो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी भी इम्पेयर्ड हो चुकी है, तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा बेबी, तो चांसेस हैं कि लॉन्ग टाइम तक अगर वो बेड पे प्लेस रहता है तो प्रेशर अल्सर क्रिएट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हमें टाइम टू टाइम पोजीशन चेंज करनी है और पिलो वगैरह प्लेस रखने हैं उसके जो बोनी प्रोमिनेंट होते हैं वहाँ पे। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।